नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 एंड 15 सितंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को हमारा करंट अफेयर अपडेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। वहां पर आपको हमारे सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन सी न्यूज़ कवर करनी है। आज पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन इन गोवा के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो कि सुभानश्री रिवर के ऊपर बना हुआ है। अगर आप लोगों को पता है कि सुभानश्री रिवर किस स्टेट में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में आर्टिकल जो कि होने वाला है सुब्रमण्यम भारतियार के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और लास्ट आर्टिकल जो होगा वो पीएम ऑफ मोरक्को के बारे में होगा, न्यूली अपॉइंट किए गए हैं अजीज अखनौज को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है गोवा के बारे में। क्या कंटेस्ट है, देखिए आपको पता होगा कोरोना वैक्सीन के डोजेस वगैरह लगाए जा रहे हैं सभी को। तो जो फर्स्ट राउंड के डोजेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इन गोवा, यानी कि फर्स्ट डोज जो है वैक्सीन का वो सभी सिटीजन को गोवा में लगा दिया गया है। ओके, 18+ ऑब्वियसली। ठीक है, तो गोवा ऐसा करने वाला कंट्री का सेकंड स्टेट बन गया है जहां पर उसने अपने सभी सिटीजन को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड कर दिया है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट रहा इंडिया में 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन में, तो उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन याद रखेगा कि हिमाचल प्रदेश इसका आंसर रहेगा। ठीक है, पूछ सकते हैं स्टैटिक एग्जामिनेशन में, कई बार एसएससी वगैरह रेलवे के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है सुभानश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में। क्या कंटेस्ट है, देखिए रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है सुभानश्री रिवर के ऊपर जिसका नाम है सुभानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ओके, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है, बन रहा है। और ये एक ग्रेविटी डैम है। अगर आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटी डैम क्या होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। व्हाट इज ग्रेविटी डैम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो सुभानश्री रिवर के ऊपर ग्रेविटी डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कहां पर बन रहा है ये डैम, तो ये डैम बन रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट की बाउंड्री के। ओके, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर होगा कि सुभानश्री रिवर जो है वो कौन से स्टेट में है। तो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम के अंदर एंटर करती है सुभानश्री रिवर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे गोल्ड रिवर भी बोला जाता है। ओके, कहां से ओरिजिनेट होती है, तो देखिए ओरिजिनेट होती है ये तिब्बत प्लेट्यू से, इंडिया के अंदर एंटर करती है ये मेरी हिल्स में। मेरी हिल्स कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। वहां से ये इंडिया में एंटर करती है और आगे चलकर जब ये असम में एंटर करती है तो आगे चलकर ये ब्रह्मपुत्रा में आकर मर्ज हो जाती है। एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसे किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। और ऐसे चांसेस हैं कि 2023 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओके, अगर जब भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ये इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बन जाएगा इंडिया में। ओके, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अभी नहीं है, बन जाएगा लेकिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में। ओके, क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा, इन्हें क्या बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया गया है। ओके, रिसेंट अपॉइंटमेंट की गई है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस कमीशन को बनाया गया था 1962 में एक एक्ट के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। ठीक है, उसके बाद इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। ओके, मकसद क्या है इस कमीशन को बनाने का, तो देखिए हमारी कंट्रीज में
टोटल 6 माइनॉरिटीज को रिकॉग्निशन प्रोवाइड की गई है, यानी कि माइनॉरिटीज यानी कि जिनका नंबर, ऐसी कम्युनिटीज जिनका नंबर, जिनकी पॉपुलेशन कम है। कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं? मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं और जैन हैं। ये सिक्स ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि क्या है, माइनॉरिटीज का स्टेटस इन्हें दिया गया है। इन कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए या फिर इनके माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, इनकी कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए इस कमीशन को बनाया जाता है। ओके, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पहले माइनॉरिटी कमीशन जो है वो किसके अंडर आता था? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता था। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी पता होने की जरूरत नहीं है आपको। लेटर ऑन क्या किया गया, 1984 में इस डिपार्टमेंट को, माइनॉरिटी कमीशन को चेंज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से टू मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। अगेन नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बस अभी के लिए याद रख लो कि माइनॉरिटीज की अगर बात की जाएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर वाले हम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद जो आपको याद रखना है यहां से वो क्या है कि 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट को पास किया गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी बनाई गई थी 1992 में। ओके, एंड दैट्स वाई इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, एक एक्ट को पास कर कर इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था, तो इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ओके, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, जब बनाया गया था ना इनिशियली तो 5 कम्युनिटीज इसमें हुआ करती थी। अगेन नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। जैन कम्युनिटी को 2014 में इसमें ऐड किया गया। ओके, तो अभी के लिए तो ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो एक चेयरमैन होगा, ऑब्वियसली एक वाइस चेयरमैन होगा और 5 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें आपको कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे? तो 7 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। बाकी के जो मेंबर्स होंगे वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे? तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करने का काम करेगी। ठीक है, हर मेंबर का जो टर्म होगा वो 3 ईयर्स का होगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि सुब्रमण्यम भट्टारिया से रिलेटेड है। ये आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 5 में से मैं से 2.5 स्टार दूंगा। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.5 काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली क्या किया है उन्होंने, अपना ट्रिब्यूट दिया है सुब्रमण्यम भारती को। ये कौन थे? तो देखिए ये एक पोएट थे, इसके साथ साथ ये फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है, रिसेंटली जो है इनकी 100th डेथ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी के लिए इन्हें ट्रिब्यूट पे किया गया है। इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में याद रखना, बट स्टिल 11 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये एक पोएट थे, फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। और इनका जो बेस है वो कहाँ पर हुआ करता था? तो तमिलनाडु में हुआ करता था। ओके, इनके अगर हम लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो कननपट्टू, नीलावम, वनमिनम, कतरू, पंचाली, सबत्तम एंड कोयल पट्टू, ये कुछ इनके लिटरेरी वर्क हैं। ठीक है, याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट अगर हम इनकी बात करें तो इनका एक सेंसेशनल हुआ करता था, स्वदेशा गीथंगल। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था किसी एग्जामिनेशन में, 1908। ओके, तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इंडिपेंडेंट के बाद ये इंडिया के ऐसे पोएट बनते हैं, ऐसे फर्स्ट पोएट बनते हैं जिनके वर्क को नेशनलाइज किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनके बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट स्वामी विवेकानंद। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए एक इंपॉर्टेंट एड्रेस, जो कि कहां पर दिया था उन्होंने? शिकागो में दिया था। उसको 128 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कब अपनी स्पीच दी थी शिकागो में? तो 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच रही है। जितनी भी अगर हम रिलीजियस कन्वेंशंस की बात करें कहीं पर अगर हुई है तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच इसे माना जाता है। और ये एक ऐसी स्पीच थी जिसने रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म का काम किया था। ओके, वेस्ट में अगर हिंदुज़म को किसी ने पॉपुलराइज किया है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इस इवेंट के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करें अगर हम, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुज़म को पॉपुलराइज करने का जो श्रेय जाता है वो स्वामी विवेकानंद को जाता है, और वो भी शिकागो एड्रेस के बाद। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हम बात करें तो
वो डिसाइपल हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस के। उनके जो गुरु थे, जो उनके टीचर थे, उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करती है? नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? तो 1984 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल यूथ डे। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की या फिर इनकी अर्लियर लाइफ की बात करें तो इनका जन्म कहां पर होता है? कोलकाता में होता है। जनवरी 12 1863 को इनका जन्म होता है। जो इनका बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता, और ये एक हिंदू फिलोसफर हुआ करते थे। इन्होंने काफी ज्यादा स्टडी किया था योगा को और वेदांता को, और पॉपुलराइज करने का भी काम काफी ज्यादा इन्होंने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था, ठीक है। इनका जो नाम है विवेकानंद, वो किसके नाम पर रखा गया है? तो महाराजा अजीत सिंह, ठीक है, उन्हीं के कहने पर, ठीक है, इन्होंने विवेकानंद टाइटल जो है उसको एक्वायर किया था। बाद में आगे चलकर इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया था, ठीक है। लेटर ऑन 1899 में इन्होंने एक मठ भी स्टैब्लिश की थी, बेलूर मठ, और फिर परमानेंटली ये वहीं पर रहा करते थे। इन्होंने न्यू वेदांता की फिलॉसफी को प्रीच किया था। तो आपको अगेन ये भी याद रखना है कि कौन सी फिलॉसफी जो थी वो प्रीच की जाती थी, तो न्यू वेदांता की फिलॉसफी को इन्होंने प्रीच किया था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि है राज योगा और जन योगा और कर्म योगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं, काफी इजी है इनको याद रखना। ओके, स्वामी विवेकानंद की अगर हम आज के टाइम की बात करें कि इनके जो थॉट्स थे, इनकी जो टीचिंग्स थी, आज के समय में उसका कितना रेलेवेंस है, तो देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स का। अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हमें देखने को मिलता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा कट्टरता हमें देखने को मिलती है अपने अपने रिलीजन को लेकर। कोई भी अपने रिलीजन को जो है कम नहीं मानता है और लड़ने मरने को तैयार होता है। रिसेंट इंसिडेंट भी हमें ऐसे बहुत सारे देखने को मिले हैं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंस होना, या फिर किसी को पकड़कर मारना पीटना जस्ट बिकॉज वो किसी और सोसाइटी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको फोर्सफुली कोई पर्टिकुलर स्लोगन वगैरह चेंट करने के लिए फोर्स करना। तो इस दौर में, इस समय में स्वामी विवेकानंद के जो थॉट्स थे, जहां पर पीस की बात की जाती थी और एक टॉलरेंट सोसाइटी की बात की जाती थी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात की जाती थी, ठीक है, तो उनके जो थॉट्स हैं काफी ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं आज के टाइम पर भी। खास करके यूथ में, यंगस्टर में हमें देखने को मिलता है खासकर कि वो क्या हो जाते हैं, अपने जो पाथ है उससे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे एक सही पाथ को सेलेक्ट करना, ठीक है, अपनी जो फुल पोटेंशियल है उसको अचीव करना, ठीक है, योगा वेदांता इनको अपनी लाइफ में कैसे एक्वायर करना इन अ राइट वे, ठीक है। कुछ लोग गलत तरीके से भी एक्वायर करते हैं, इन अ राइट वे कैसे योगा और वेदांता को अपनी लाइफ में एक्वायर करना है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस या फिर मार्केटिंग पर्पस, ऐसे ही नहीं, ठीक है, रियल में डेवोटी होना। ओके, तो इनकी फिलॉसफी काफी ज्यादा रेलेवेंस रखती है आज के समय में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है आचार्य विनोबा भावे के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विनोबा भावे, इन्हें सेकंड गांधी भी बोला जाता है। देखिए सेकंड गांधी की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी के जाने के बाद उनकी जो लेगेसी है, अगर हम बात करें उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को, तो उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो किसके द्वारा कैरी ऑन की जाती है, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कैरी ऑन की जाती है। लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअल लेगेसी है वो किसके द्वारा कैरी ऑन की जाती है, तो वो विनोबा भावे के द्वारा कैरी ऑन की जाती है। ये भी फॉलोअर हुआ करते थे महात्मा गांधी के, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोअर रहते हैं ये, लीडर में बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली इन्हें भी ट्रिब्यूट पे किया गया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 11 सितंबर 1895 को इनका जन्म होता है एज विनायक नरहरि भावे के नाम से, ठीक है। कहां पर? बॉम्बे महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो इंडिया के बेस्ट नोन सोशल रिफॉर्मर से एक है, बहुत बड़ा नाम हुआ करता था विनोबा भावे का। ये डिसाइपल हुआ करते थे, भक्त हुआ करते थे मोहनदास करमचंद गांधी के, और फाउंडर हुआ करते थे भूदान योजना या फिर लैंड गिफ्ट मूवमेंट, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या था लैंड गिफ्ट मूवमेंट।
गांधी की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी को ये अपना गुरु मानते थे और उनकी स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो कैरी ऑन होती है विनोबा भावे को। ये महात्मा गांधी को ज्वाइन करते हैं उनके आश्रम में साबरमती जाकर। फ्रीडम स्ट्रगल में अगर हम बात करें इनका जो रोल रहता है, तो देखिए स्वदेशी गुड्स को अपनाने में ये काफी ज्यादा फोकस करते हैं। 1940 में ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, फर्स्ट इंडिविजुअल महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए बोला गया था। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी मॉडर्न हिस्ट्री का आइडिया हो तो महात्मा गांधी ने अर्ज किया था सभी से कि जो भी है वो अपने अपने लेवल पर क्या करे, इंडिविजुअल सत्याग्रह करे, क्योंकि मास मूवमेंट जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा रिप्रेशन किया था, तो भीड़ वगैरह इकट्ठा करने में दिक्कत जा रही थी और काफी ज्यादा जो लीडर्स थे वो जेल में भी थे। तो विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, दोनों का नाम बताएं और मुझे ये भी बताएं कि विनोबा भावे जो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो कौन से स्टेट और कौन सी सिटी में सत्याग्रह पर बैठते हैं। ठीक है, सिटी और स्टेट का नाम भी जरूर बताएं मुझे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके सोशल वर्क की अगर हम बात करें तो सोशल इविल को हटाने के लिए, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। महात्मा गांधी ने भी हरिजनों के लिए जो काम किया था, यानी कि जो दलित्स हैं या फिर अनटचेबल कम्युनिटी जो मानी जाती थी एक टाइम पर, उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया महात्मा गांधी ने और उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया था विनोबा भावे ने। ठीक है, इन्होंने सर्वोदय जो एक टर्म दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा उसको अडॉप्ट किया। सर्वोदय का मतलब होता है प्रोग्रेस फॉर ऑल। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया और इसी को आगे बढ़ाया। 1950s के टाइम पर एक मूवमेंट इनके द्वारा शुरुआत की गई थी जिसका नाम था भूदान मूवमेंट। इसमें हुआ क्या था, देखिए 1950s में जो लैंड डिस्प्यूट था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। कुछ ऐसी कम्युनिटीज हुआ करती थी जिन्हें हम लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में लैंड हुआ करती थी। कुछ बेचारे हमारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो लेबर क्लास होता था, उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी। तो ऐसी कम्युनिटी हुआ करती थी तेलंगाना में, पोंचनपल्ली विलेज में। ठीक है ना, वहां से शुरुआत होती है इस मूवमेंट की। तो वहां के जो फार्मर्स थे या फिर जो लेबर्स थे वो आते हैं और विनोबा भावे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज हमें कुछ लैंड वगैरह जो है वो दिलवा दें ताकि हम जो है अपना जीवन यापन कर सके। तो विनोबा भावे बोलते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है, हम लैंड रिफॉर्म की शुरुआत करेंगे और ये एक नया चैप्टर लिखते हैं। क्योंकि लैंड की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आज के टाइम पर भी अगर हम बात करें तो फैमिलीज के बीच में झगड़ा हो जाता है लैंड को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर। लेकिन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि लोगों ने अपनी खुद की इच्छा से लैंड को सेक्रीफाइस कर दिया था, गिव अप कर दिया था दूसरों के लिए। और ये जो सेक्रीफाइस हुआ था ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट था, कहीं पर भी कोई दंगे नहीं हुए, कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। और टोटल जो लैंड है विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया जो मूवमेंट है उसके थ्रू 4.4 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड, इतने का क्या मिला था, कलेक्शन हुआ था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस लैंड को जो पुअर और लैंडलेस फार्मर्स हुआ करते थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। रिलीजियस वर्क काफी ज्यादा इन्होंने रिलीजियस वर्क किया, लेकिन काउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट ब्रह्म विद्या मंदिर इन्होंने बनाया, बहुत सारे आश्रम बनाए। महाराष्ट्र धर्मा, ठीक है, इसकी भी शुरुआत इन्होंने की थी, मंथली हुआ करती थी ये। ओके, चलिए लास्ट आर्टिकल आज का वो है पीएम ऑफ मोरक्को के बारे में। रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर चूज किए गए हैं मोरक्को में जिनका नाम है अजीज अखनौच। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, अजीज अखनौच। स्टैटिक एग्जाम में अगेन पूछा जा सकता है रिसेंट अपॉइंटमेंट के अंदर। ठीक है ना, अगर आप करंट अफेयर की कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो उसमें भी रिसेंट अपॉइंटमेंट आती है कि नई नई अपॉइंटमेंट कौन कौन सी हुई है, तो उसमें आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक्चुअली ये भी करंट अफेयर ही है लेकिन ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपसे पूछ रहा हूं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब। रिसेंटली पंजाब का गवर्नर इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिन्हें पता है वो बताएं, जिन्हें नहीं पता है वो चेक कर कर बताएं। कल हमने डिस्कस किया था कि जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे रूपाणी जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ओके, अब न्यूली कौन से व्यक्ति हैं, इन चार ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से कौन को चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनाया गया है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक बुक लिखी गई है रिसेंटली, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इनमें से वो कौन सी पर्सनालिटी है? अगर आप देखेंगे तो अजीत डोभाल,
सुब्रमण्यम स्वामी, विपिन रावत और शशि थरूर। ठीक है, ये सभी काफी ज्यादा हाईलाइटेड पर्सनालिटीज है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिसने इस बुक को लिखा है, ऑथर किया? 3 क्वेश्चन, तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।